हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है सीडीपी की क्लास है और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एग्जाम्स के ही हैं। तो आप इसको ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना आया है। और जो बाकी क्लासेस चलती रहती हैं टेलीग्राम पे, मैं उसका लिंक दे देती हूँ। जब भी आपको जिस टाइम पे भी समय मिले, आप अगर नहीं अवेलेबल हैं उस टाइम पे, बट उसको ख़त्म जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपकी सीटेड में जो है क्लियर करने में एकदम 100% श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको नेगलेक्ट अगर आपने कर दिया कि अरे नहीं ये नहीं पढ़ेंगे, तो बाद में आपको बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। और अगर आपका सीटेड ही नहीं क्लियर होगा तो आप यहाँ से भी बाहर हो जाएंगे। याद रखना, जो लोग नए आए हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए मैं बोलती हूँ सो दैट आपको मेरे जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ, जो भी मैं अपडेट करूँ, आपको उसका नोटिफिकेशंस मिले। आपको नहीं तो नहीं मिलता है। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी क्लास मेरी कब आ रही है और कौन से एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ। अदरवाइज टेलीग्राम इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वहाँ पर भी आप जुड़े रहिए, ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इसमें देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख रहा होगा और 360 पे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर लिखा है कि सामान्य कक्षा में यहाँ देखिए, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब जिसे बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ में आती है तो आप चिंता मत करें, क्योंकि जो टफ वर्ड होगा उसको मैं इंग्लिश में ही आपको समझाऊंगी, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में समझते हैं, बहुत से हैं जो इंग्लिश में, तो दोनों मिक्स करके ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप जो है सामान्य क्लासरूम, जो हमारा सिंपल सा जो क्लासरूम होता है जिसमें सभी बच्चे होते हैं, तो उस क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कोई भी हो सकते हैं, एक प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है, डिसेबल बच्चा भी हो सकता है, जिसे नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे सुनाई नहीं दे रहा है, वो सारे बच्चे किस में आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं। तो वैसे बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। आप एक सामान्य क्लास में ऐसे बच्चों को जो है बिठाना चाहते हो पढ़ाने के लिए, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, यही बस पूछा है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला देखिए, बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करो। यस, अगर आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है पढ़ाना चाहते हो सामान्य कक्षा के साथ, तो उनका जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है पक्ष, मतलब वो किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको नीड किस चीज़ की है। अगर प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो आप उसको एक ईजी क्वेश्चंस नहीं दे सकते, वो बोर हो जाएगा। कोई डिसेबल बच्चा है तो आपको उसकी नीड को समझना है, ये एकदम सही लिखा है। दूसरा देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समान सुनिश्चित करना। एकदम गलत है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। और एक समानता सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी बच्चों को क्या कर रहे हो, एक ही जैसा पढ़ा दे रहे हो। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि सब बच्चे क्या हैं, अलग हैं, गलत हो गया। तीसरा देखो, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। यस, आप अधिगम जो है लर्निंग, उसको सहज बनाने के लिए क्या करते हो, टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हो। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, एक टेक्निक है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट हमारा टूल क्या है, किसी टूल से ही तो आप करोगे ना। आप जो है चेकलिस्ट से कर सकते हो, ये सारे क्या होते हैं, हमारे टूल्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई आकलन युक्ति, जो असेसमेंट टूल्स होते हैं, उनका यूज करते हैं अपने, सो दैट हम जो टेक्निक अपनाएंगे उसको अप्लाई कर सकें। तो ये भी एकदम सही है। चौथा देखिए, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। यस, ऑफ कोर्स ये सही है। हर एक बच्चे के लिए आपको इंडिविजुअल जो है लेसन प्लान इसलिए भी बनाना होगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं उसको कुछ आता है तो आप उसके हिसाब से पढ़ाओगे, डिसेबल बच्चे के हिसाब से पढ़ाओगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बच्चे जो होते हैं उनके हिसाब से बनाओगे। इसलिए टीचर को कहा जाता है कि टीचर क्या है कि वो सभी बच्चों को एक समान समझता है, एक समान समझेगा, बट पढ़ाएगा कैसे, अलग अलग तरीके से। समझ गए होंगे आप। तो इसमें गलत कौन सा है, केवल ये वाला गलत है। देखिए ये, बाकी के तो सारे सही हैं। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17। ये देखिए, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक छिड़ता और अशाब्दिक होना, नित्यक्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। अगर मैं आपको इसको बताना चाहूँ तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट इसका लैंग्वेज इतना टफ रख दिया है कि ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ें बोल रहा है। इस क्वेश्चन का एक चीज़ में ये मतलब होता है कि जो बच्चे जो हैं ज़्यादा दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों से नज़र चुराते हैं, उनको क्या बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि ऐसे बच्चे स्वालीन टाइप के होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं। बट ये क्वेश्चन देखिए कितना, इतनी सारी चीज़ें लिख दिया है, और लास्ट में अगर जिसने ये चीज़ देख लिया होगा वो तुरंत आंसर निकाल देगा अपना, कि ऐसे बच्चे जो दूसरों से नज़र चुराएं वो स्वालीन होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं।
तो यही है, ऑनलाइन एग्जाम में सब लैंग्वेज का खेल है, जो लैंग्वेज को समझ गया उसका निकल जाएगा। देखिए, सेंसिटिविटी टू लाइट, जो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट से, साउंड से, टच से एंड अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन, इम्पेयर्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ज़्यादा क्या करते वो, उतना बात करने में जो है वो उतना सहज, मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ओवर डिपेंडेंसी ऑन रूटीन्स, वो डिपेंड एंड अवॉइड, मतलब वो बहुत जो क्या होते हैं रूटीन्स पे एकदम डिपेंड होते हैं। अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट, वो ज़्यादा दूसरों से बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड ही करना चाहते हैं। आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे भी बच्चे होते हैं और उन बच्चों को क्या बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का मतलब ही होता है स्वलीनता, जो अपने में रहते हैं, जो ज़्यादा दूसरों से बात नहीं करते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर उनके आसपास ज़्यादा लोग आ जाएं, दूसरों से नज़र चुराते हैं, आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल में। तो ये ऑटिज्म का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ऐसे बच्चों को ही बोलते हैं हम ऑटिज्म, स्वलीनता। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो बस आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा आपको समझ में आए, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो बच्चे क्या होते हैं, अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा था कि अशाब्दिक होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, संचारण में, कम्युनिकेशन में भी वो बहुत लैग करते हैं, मतलब वो ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे, दूसरों से नज़र चुराएंगे। कोई घर में आ गया, जैसे आपके साथ ही होता होगा कि आप घर में कोई ऐसे बच्चे होते हैं, घर में कोई आएगा तो तुरंत भाग जाएंगे दूसरे कोने में, वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। ऑटिज्म होते हैं स्वलिन स्पेक्ट्रम, इनके प्राथमिक लक्षण हैं। अब ये देखिए 18, निम्न में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। अब ये सुविधा वंचित क्या होता है, देखिए, जो कि देखिए नॉट एन इफेक्टिव इंटरवेंटेशन टू इंक्लूड चिल्ड्रेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन अ क्लासरूम। जो कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो सुविधा वंचित समूह से आते होंगे, तो आप उनको ऐसे बच्चों को शामिल करने के लिए इसमें से कौन सी जो है इफेक्टिव नहीं होगा, यही सिंपल सा पूछा है। कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, हमको याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड बताया ना उसी के साथ इसको खेलना है और हम कर लेंगे आराम से। अवसर देना, क्या ये होगा, ये तो पॉजिटिव वर्ड है ना, आपको तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने चाहिए। सुविधा वंचित समूह से कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो ऐसे सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिक थोड़े से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको भी आपको क्या करना होगा, हर चर्चा में शामिल करना होगा। दूसरा, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करो, कि हर बच्चा जो है एक्टिविटी में एकदम साथ में रहे, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे सारे ग्रुप्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो वहाँ पर ज़्यादा सीखते हैं, ये तो पॉजिटिव है। तीसरा देखिए, बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करिए। यस, आपको देखना चाहिए कि बच्चे की उपस्थिति कैसी है, उसकी ठहराव की नियमित, अगर आप मॉनिटर ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है, तो ये भी सही है। 4 देखिए, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये गलत है, क्योंकि सुविधा वंचित समूह में अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, वो अंदर से ही सेम जैसा फील होता है, उनको डीमोटिवेट हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो दूसरे बच्चों से क्या है, अलग हैं, उनको आप अलग से ट्रीट कर रहे हो। तो हमको बच्चों को अलग अलग नहीं बैठाना है, मैंने हमेशा बताया हमको बच्चों को क्या करना है, अलग कभी नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिसेबिलिटी है और इसका आपको पहचान करना है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे पूरा भेजा हुआ था, उसी में से सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए जो भी टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चंस क्विजेस कराती हूँ ऐसे बिना मतलब का नहीं है, वो सब आपके काम के हैं। सबसे पहले देखो डिस्फेजिया लिखा है। अब ये डिस्फेजिया क्या होता है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये डिस्फेजिया में ये जो PH है ना, इसको आप कनेक्ट कर लो फोन से। PH फोन में जब आप बात करते हो तो क्या होता है, एक लैंग्वेज, आप वहाँ पे बात ही तो करते हो। डिस्फेजिया, फोन पे आप एक दूसरे से किसी और से बात करते हैं, तो इससे याद रखो कि ये क्या होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है। फिर डिस्फेजिया में क्या होता है कि आप जो है कम्युनिकेट नहीं अच्छे से कर पाएंगे, इसको बोलते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, और ये इसकी पहचान है। तो इसका कहाँ पर है, ये देखो यहाँ मिल गया, A का 4 लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया। अब ये देखिए डिस्प्रैक्सिया है, अब इसको आपको याद करना होगा। क्यों? क्योंकि ये है एक डिस्प्रैक्सिया जो है, इसमें आपको क्या होगा ना कि रूटीन टास्क करने में आपको कठिनाई होगी, आप एक्सरसाइज जो वगैरह करने में आपको कठिनाई होगी। फाइन मोटर कंट्रोल, मतलब फाइन मोटर का मतलब आपको लिखने में, सब्जी वगैरह चॉपिंग करने में, इसमें बहुत डिफिकल्टीज होगी। ये आपका ही क्या होता है, रूटीन टास्क उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बैलेंस करना, एकदम सही से ऐसे अपन खड़े होना, फाइन मोटर, काइनेस्थेटिक कोऑर्डिनेशन, इन सब में डिफिकल्टीज होती हैं। तो ये हो गया इसका।
बाकी देखो डिसकैलकुलिया, मैंने कई बार बताया है, कैलकुलेशन से इसको याद रखो, कैलकुलिया का मैथ से रिलेटेड है, तो ये हमारा मिल गया ए का 3, मैथमेटिक कैलकुलेशंस। और डिसग्राफिया में ये जो ग्राफ वर्ड लिखा है, इसको मैंने आपको बताया था ना, ग्राफ, ऐसे ग्राफ हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, तो उस ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना, ग्राफ मतलब लिख रहे हो, तो ये क्या है आपका रिटिन राइटिंग डिसऑर्डर है कि आप ढंग से क्या करोगे, नहीं लिख पाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे सब मिल गया कितने आसान तरीके से। तो आप याद रखना बस एक वर्ड में, डिस्फेजिया का मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर है, डिस्प्रैक्सिया का मतलब आप जो है अपनी बॉडी पे उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हमारा डेली रूटीन टास्क होता है उसमें भी आपको डिफिकल्टीज होगी। डिसकैलकुलिया का मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने से रिलेटेड है। बस इतना ही सिंपल है। और इसका आंसर क्या होगा, ए का मान लो 4 है, एंड डिसकैलकुलिया का है ये, तो हम सी का तीसरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, बस इसी ऑप्शन में है 4 वाले में, बाकी कहीं नहीं है। तो हमारा आंसर भी निकल गया। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इस बार भी आएंगे। और ये देखिए 20, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखिए ऑनलाइन शिफ्ट का ही मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको कराया था उसी एक और शिफ्ट में वही वाला रिपीट किया है, इसलिए आप चिंता मत करना, ऑनलाइन एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो रचनात्मक चिंतन को पोषित करने से क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि टीचर जो है फॉस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, आप बच्चों को कैसे क्या चीज़ें यूज करोगे कि बच्चा जो है बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिव सोच सके। तो आप खुद सोचिए कि आप इसमें एज अ टीचर क्या क्या चीज़ें उनको फैसिलिटी दोगे, कैसे सिखाओगे, यही सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं। पहला देखिए, आप क्या करो, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखो, मतलब एकदम से बढ़िया एकदम देखते रहो कि कहीं पर भी बच्चा क्या गलत कर रहा है, खराब कर रहा है, ये एकदम गलत चीज़ होती है। बच्चों को हमको एकदम फ्रीडम देना है, बच्चों के अंदर डर नहीं पैदा करना है कि आप डंडी लेके बैठ गए और निगाहें एकदम बच्चों पे लगाए हैं, गलत हो गया। दूसरा देखो, प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित ना करें, मतलब हर बच्चा जो है ए ग्रेड ले आए, बढ़िया नंबर ले आए, आप ऐसे टीचर बनोगे, ये भी गलत। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाने के अवसर देना। यस, मैंने हमेशा बताया कि कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो ये नहीं कि आप अपना उस पर बता दो, हर बच्चा अलग अलग तरीके से जो है उसको सॉल्व करेगा, अलग अलग तरीके अपनाएगा, और यही राइट है। ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं जो एक प्रॉब्लम के मेनी सोल्यूशन सोच सकें। 4 देखिए, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना, ये तो गलत ही हो गया। हमको एकदम सख्त नहीं रहना, ना तो पनिशमेंट हमको बच्चों को ना तो डांटना है, ना उनको क्लास से बाहर करना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे को किस समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। कि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका समाधान ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है, तो आप जो है बच्चों को क्या बताओगे कि कैसे जो है तुम इसको ढूंढ सकते हो, बट उसको एक ऑर्डर में लगाना है, क्रम में लगाना है। क्रम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जिसमें सीटेट ने जो है पहला और तीसरा दोनों को सही माना था। फर्स्ट और थर्ड जिसने भी वहाँ पे लगाया था उन दोनों को, कि देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समस्या की पहचान, आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है। आप तुरंत तो इलाज कराने चले नहीं जाओगे ना, तो पहले उसकी, डॉक्टर भी आपको दवा देने से पहले पहचान करता है, तो समस्या की पहचान करना होता है। उसके बाद से क्या करना होता है, परिकल्पना बनाना होता है, मतलब हाइपोथेसिस करना होता है, दिमाग में इमेजिनेशन करना होता है कि अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम खुद से सोचते हैं। उसके बाद से आप क्या करोगे, जो भी आपने इमेजिन किया, जो परिकल्पना किया है, उसका आप परीक्षण करोगे, टेस्टिंग करोगे, और लास्ट में आपके पास आंकड़े जो है इकट्ठे हो जाएंगे, डाटा कलेक्शन। तो इसको भी सही माना था, और इसको भी सही माना था कि समस्या जो प्रॉब्लम्स है आप उसको डिफाइन करोगे, देन आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज में क्या होता है, हम पार्ट्स में डिवाइड कर करके एनालाइज करते हैं। उसके बाद से आप हाइपोथेसिस करोगे, देन उसका टेस्ट कर लोगे। तो इन दोनों ऑप्शन को सही माना था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। 22, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय वो किसको देती है। मतलब मैं अगर ये मानूं कि उस मेरे क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो अधिक अध्ययन करने से, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से जो अपना परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उनकी जो सफलता है उसको मैं किसको श्रेय दूंगी। क्या बच्चों की योग्यता को दूंगी, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, या फिर आनुवंशिक रचना को। अब ये एक जो है बहुत क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया है। आप ये सोचोगे इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जो है खुद से सोचो कि आप ये सोचते हो कि बच्चा जितना अधिक जो है पढ़ेगा तो प्रदर्शन उसका सुधरेगा और वो उसमें सफल भी होगा, तो इसका मतलब बच्चे ने मेहनत की है ना, आपने तो केवल उसको गाइड किया है। मेहनत किसने किया है, बच्चे ने की है, कोशिश बच्चे ने की है। इसलिए बच्चों के प्रयत्न को जो है आप श्रेय दोगे उनकी सफलता का, कि बच्चे ने क्या किया है, कोशिश किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
जिसे हम बोलते हैं एफर्ट। जैसे आप हो, मैं आपको यहाँ से क्या कर रही हूँ, केवल गाइड ही तो कर रही हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आखिर पढ़ना तो आपको है, जहाँ आपको ज़रूरत होगी मैं वहाँ आपको सपोर्ट दूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। बट येस, आप में से जो लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उनका सीटेड जो में उतना ही ज़्यादा नंबर आएगा। तो एट द एंड ये आपकी जो सफलता है, अगर आप खुद से भी पूछो या मैं ही मेरे से पूछोगे, तो आपकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? आपकी मेहनत को, आपके एफर्ट को। बस ऐसे ही पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोजी बहुत इजी होता है अगर आपने खुद के ऊपर रख के आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया तो। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। अपेक्षाएं मतलब एक्सपेक्टेशंस। जैसे आप भी अपने साथ किसी ना किसी के साथ हम अपेक्षाएं रखते ही हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस। तो किससे रखनी चाहिए एक अध्यापक को? तो चलो देखते हैं। केवल वाले जो भी वर्ड होंगे ना उसको तुरंत गलत कर देना। मैंने आपको टैग वर्ड बताया था ना, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, ये एकदम गलत है। दूसरा, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। यस, हमको ना तो किसी बच्चे का जेंडर देखना है कि वो लड़की है लड़का है, ना ही उसका वर्ग देखना है कि वो कौन से क्लास की है, उसका कास्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। इन सभी को अवॉइड करके हमको सभी बच्चों को क्या करना है, ध्यान में एक समान रखना है। ध्यान में देखिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए, इनके अलावा इनको आपको ध्यान ही नहीं देना है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। आपको सभी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तीसरा देखिए, विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से। अच्छा, यहाँ पर अलग कर दिया है। कभी भी ये जो सेग्रेट वाले वर्ड होते हैं ना, गलत होते हैं। भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। ये तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप सोच आ गई है कि लड़के ही गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं। गलत। सबसे बेस्ट क्या है? ये ऑप्शन नंबर 2। अब देखो 24, इसमें है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय का मतलब एक्टिव, जिसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बट ये किस दृष्टिकोण के अनुसार पूछा है कि अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो वो कौन सा होगा? आप खुद सोचो ना, सामाजिक की बात हो रही है तो सामाजिक संरचनावादी, जिसमें बच्चा जो है एक्टिव रहेगा, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखता है, और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। बाकी के 3 पे तो आपको जाना भी नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। देखो, व्यवहारवादी होगा नहीं, ना तो आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ना ही कोई आपको संरचना करना है। सिंपल सी बात पूछा था कि अधिगम एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, तो वो है सामाजिक संरचनावादी। अब ये है 25। पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? कई बार लोग बोलते हैं कि मैं असफल इसलिए हूं क्योंकि मैं बहुत मूर्ख हूं और मैं हमेशा ही फेल होता रहूंगा। ये क्या दर्शाता है? क्या ये अपसारी चिंतन है, या फिर ये स्वतः यथार्था है, उपलब्धि परिपक्वता है, या फिर सीखी गई निशाहत बेचारगी है? एक बार इसका इंग्लिश देख लीजिए, ऑप्शंस यहाँ पर देखिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसमें बच्चा बोलता है कि मैं हमेशा फेल होऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो अच्छी चीज़ होती है, इसमें बच्चा जो है बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर सोचता है, एक प्रॉब्लम्स के मेनी सोल्यूशंस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पढ़ाई करो ना, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा, अब मेरी जो है पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो रही है, मेरे नंबर बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में। ये भी नहीं होगा। अचीवमेंट मोटिवेशन, ऐसे बच्चे जो हमेशा जो है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट रहते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है अपनी थोड़ी थोड़ी सफलताओं से। ये भी नहीं होगा। ये देखो, लर्नड हेल्पलेसनेस, ऐसे बच्चे जो हैं, ये दर्शाता है कि इस बच्चे को जो है, ये क्या है, लर्नड हेल्पलेसनेस है। तभी वो बच्चा बार बार बोल रहा है कि मैं मूर्ख हूँ और मैं हमेशा ही क्या होऊंगा, फेल होता रहूँगा। ये इस चीज़ को दर्शाता है। और बाकी के तीनों वर्ड क्या है, पॉजिटिव थे। तो जो आपको ना समझ में आए लास्ट में, वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। लर्नड हेल्पलेसनेस मतलब जिसको सीखने में जो है शायद वैसा कुछ नहीं, माहौल भी नहीं मिला होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस स्कूल में पढ़ता होगा वहाँ पे टीचर ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि कभी भी बच्चा फेल नहीं होता है, टीचर फेल होता है, टीचर की स्ट्रैटेजी फेल होती है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ फेल होगा, बट बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं सीखने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं। समझ गए होंगे आप। अब 26 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, यहाँ पर ब्लैंक है, का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है आपने, अगर ध्यान दिया हो एक बार और, ये पूछा है तो किसके लिए? सबसे पहले आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो तुरंत पढ़ना।
इसका जो के अनुसार जो है जो अनुभव जनित अधिगम है उसका प्रयोग जो है समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ये समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पर आपको सोचना पड़े, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े। ऐसा नहीं कि 4+2 क्या होता है इसका आंसर दे दो, ये नहीं है। एक बार इंग्लिश में भी देख लो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज दैट शुड बी एनकरेज टू प्रमोट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है बच्चों को, वो उसको प्रमोट करेगा क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जो है इसमें बताया गया एनईपी में, और क्रिटिकल थिंकिंग को भी। तो ये अपने आप ध्यान रखना, इसके जगह पे कोई दूसरा पॉजिटिव वर्ड मिले तो उसको टिक मत कर देना, क्योंकि इसी को माना है। समझ गए होंगे आप। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। अब ये हमारा है 27। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? कि बच्चा कब जो है उन्नति, मतलब प्रोग्रेस, उन्नति को क्या बोलते हैं? इम्प्रूव। देखिए यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स लर्निंग इज लाइकली टू इम्प्रूव व्हेन। कब लगता है कि वो बच्चा जो है उसके अधिगम में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसकी संभावना कब है? बस यही पूछा है। तो देखिए अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। आपको ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत हो गया, सांस्कृतिक अंतर मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कल्चरल जो डिफरेंसेस है आप उसको इग्नोर कर दो और सबको एक समान किताबें पढ़ने के लिए दे दो। गलत है, क्योंकि हमको क्या कर देखना है? इम्प्रूवमेंट की संभावना, कि कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो अगर आप उसको सिखा रहे हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट कब होगा। दूसरा देखिए अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। अब ये है तो पॉजिटिव वर्ड, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगी। तीसरा देखिए अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। ये मैंने हमेशा बताया है कि आपको कभी भी जो है किसी भी चीज़ को चंक्स में डिवाइड नहीं करना है, ऐसे छोटे छोटे अंश में, मतलब जो कि असंबंधित हो, क्या हो, एक दूसरे से मेल ना खाते हो। मान लो अगर आपको आप जो है किसी बच्चे को डिवीज़न आ ही नहीं रहा है, नहीं प्लस आ ही नहीं रहा है, आप उसको डिवीज़न पढ़ा रहे हो, तो ये क्या है? ये एक असंबंधित तरीका है, ये भी नहीं होगा। 4 देखिए अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण ना हो। परिभाषा है तो हमेशा ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखिए आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें 2 में लिखा है कि स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स। यही होता है कि आप क्या करो कि कोई भी मटेरियल जो है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज्ड करो जो कि उसका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स में जो चीज़ें आपको पढ़ानी है आप उसको एटलीस्ट इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे पिक्चर्स वगैरह, डायग्राम वगैरह में कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाइए कि बच्चे को समझ में आ जाए। ये ना कि आप उसको अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दो जो एक दूसरे से रिलेट ही ना करें। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। संकलात्मक ढांचा जो है या फिर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स अगर आप उसको अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा? इम्प्रूवमेंट की संभावना होगी। तो ये सही हो गया। अब ये देखिए 28, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से अध्यापक एकेडमिक, हमारा जो एकेडमिक होता है ना कि आपने ग्रेजुएशन 12th ये जो हमारे मार्क्स होते हैं उसको एकेडमिक बोलते हैं, एकेडमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखिए मैंने बताया था एकेडमिक लर्निंग टाइम, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो इन चारों में से कौन सा हो सकता है, वही बेसिकली पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप टीचर हो और आपको एकेडमिक अधिगम जो है समय, एकेडमिक जो लर्निंग है उसका समय बढ़ाना है, टाइम बढ़ाना है, तो पॉजिटिव वाले ही होंगे। सबसे दिमाग में ये रखना। पहला देखो वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। ये तो यहीं पर गलत हो गया कि जो केवल अनुशासन पे फोकस कर रहा है, कि बच्चों को डांट रहा है, उनको बोलने नहीं दे रहा, चुप करा दे रहा है। जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए अनुसार कार्य नहीं करते तो वह उनको फटकारती है, डांटती है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा देखिए वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय जो है संगीत की धुन बजा देती है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप जो है बच्चों को कोई एक काम दे रहे हो, ठीक है, कोई एक एक्टिविटी है और आपने बच्चों को बता दिया कि ये जो है कब तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद से जैसे आप दूसरा काम कराने वाले होते हो उस टाइम पे क्या करते हो, म्यूजिक वगैरह जो है वो बजा देते हो। उससे क्या होता है कि बच्चे को ये भी नहीं लगेगा कि वो बहुत देर से पढ़ रहा था, सीख रहा था, और जैसे आपने कुछ म्यूजिक बनाया तो थोड़ा सा दिमाग है उनका डाइवर्ट हो जाता है, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो इसमें सीख भी जाएंगे। तो ये तो एकदम सही है।
तीसरा देखिए, वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करता है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देता है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाता है। ये भी नहीं होगा कि आप जो है किसी और के लिए उस गतिविधि को रोक दे रहे हैं। और ये देखिए, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और पूरा ध्यान से आमपट से नकल करें। नकल तो हमेशा ही गलत होगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें से क्या होगा। 28 का ऑप्शन नंबर 2 कि वो बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की म्यूजिक जो है वो बजा देती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब हम चलते हैं 29 पर। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे इसका डिस्कशन किया था कि कोई बच्चा जो है परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ है। पहला देखिए, बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया। बालक की कभी गलती होती ही नहीं है, हमेशा याद रखना, ये होगा नहीं। दूसरा देखो, अभिभावक जो है असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का जो है प्रावधान करना चाहिए था। अच्छा, कभी ऐसा आपने सुना है कि आप जो है बच्चा फेल हो गया तो आप उनको बोलो कि तुम्हारे पेरेंट्स फेल हो गए हैं, इनका जो है एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा देखो, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है। बच्चा जो है असफल हो गया तो उसको स्कूल से निकाल दो। या फिर ये होगा कि यह व्यवस्था की असफलता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका मतलब जो सिस्टम है वहाँ का वो फेल्ड है, वो समझ ही नहीं पाया कि बच्चे को आखिर में किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ये तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं पर भी दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे भी बोल सकते हैं। बट इतने सारे मैसेज आते हैं तो जिसका भी आंसर मुझे दिख जाता है उसका मैं रिप्लाई ज़रूर कर देती हूँ। तो आप ये मत सोचो कि मेरा रिप्लाई नहीं करती हैं। आपको भी पता है कि अगर एक साथ 100-200 मैसेज आते हैं तो ध्यान नहीं जा पाता है। ठीक है, ये हो गया। ये देखो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था और ऐसा आएगा जरूर 29 का। अब ये देखिए 30 क्वेश्चन, ये एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे ही। विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। यस, जो बच्चे के खुद का जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, उसको आपको क्या करना है, पोषित करना है। और वैसा उनको मौका भी मिलना चाहिए कि वो बच्चा उस काम को कर सके। जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। यस, आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के जो है थिंग्स जो है उनके सामने प्रेजेंट करो, प्रयोग यूजेस करके दिखाओ, उसकी टेस्टिंग करो। मानस मंथन का मतलब जो डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं करो उस पर। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको खुद की अपनी रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग को लगाना पड़ता है। डिस्कशन टू फॉस्टर देयर इनहेरेंट इंटरेस्ट इन मीनिंग मेकिंग। तो बस इसमें बेसिक सी चीज़ें पूछी है, तो चलो देखते हैं। दूसरा देख लो, इसका रीज़न क्या दिया है कि अधिगम की प्रकृति जो है वो क्रियाशील और सामाजिक है। तो यस, यहाँ पर दोनों की दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जब भी बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग जो है ग्रहण करना है तो उनकी खुद की जो इंटरेस्ट है उसके लिए उनको आपको बहुत सारे मौके देने चाहिए। आप कुछ भी करिए, एक्सपेरिमेंट करवाइए, परीक्षण करवाइए, मानस मंथन मतलब डिस्कशन करवाइए, चर्चाएं करवाइए। ये सारी चीज़ें से क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना उसको दिखाने का, उसको जो स्किल है उसको प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये अधिगम का जो नेचर होता है वो क्रियाशील होता है और सामाजिक है, क्योंकि समाज से हम अंतर क्रिया करके सीखते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो ये थी आज की क्लास थोड़ी लंबी इसलिए हुई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। अदरवाइज बहुत छोटा क्लास कर लो, अगर मैं ले भी लूँ तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा डायरेक्ट ऑप्शंस बताने में। वो हम मैराथन में करेंगे कि क्वेश्चंस पढ़ा और तुरंत आंसर। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने आपको बहुत इसकी क्लासेस ले ली है, बहुत सारे क्लासेस हुए हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये थी आज की क्लास। स्कोर जरूर बताना और क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ उसके लिए हम एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सीटेट को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।